नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आज बड़ी बहस में हम बात करेंगे अतीक के काले कारनामों की। दरअसल उमेशपाल हत्याकांड के बाद माफिया अतीक और अशरफ की हत्या के बाद पुलिस और एसआईटी की जांच में हर दिन अतीक के काले कारनामों का नया चिट्ठा सामने आ रहा है। अतीक अहमद के ससुर के घर पर हुई छापेमारी के दौरान पुलिस को एक डायरी बरामद हुई है, जिसमें अतीक के कई करीबियों और मददगारों के नाम दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि इस डायरी में अतीक अहमद और अशरफ के 5 राज्यों में फैले कारोबार की फहरिस्त दर्ज है। डायरी में कौशांबी के ग्राम बिरमपुर में 2 भाइयों इमरान और जीशान मोहम्मद मुस्लिम और कौशांबी के कई अन्य लोगों के साथ एलिना सिटी फेज 1, फेज 2, ग्राम बक्सी व दामपुर में अहमद सिटी, सैदपुर बक्सी में आजाद सिटी, रावतपुर में साई विहार योजना, सैदपुर में सैदपुर ग्राम योजना, सैदपुर करेहदा में सैदपुर आवास योजना, करेली के लखनपुर में लखनपुर आवास योजना में करीब 1000 बीघा से ऊपर जमीन पर तमाम प्रोजेक्ट से जुड़े लेन देन का भी जिक्र है। इतना ही नहीं, डायरी में रियल एस्टेट और होटल के कारोबार से जुड़े अतीक के करीबियों का भी जिक्र है। गुजरात, राजस्थान, मुंबई, एमपी और दिल्ली में मौजूद बेनामी कंपनियों का भी डायरी में जिक्र है, जिन फर्जी कंपनियों के सहारे पूरा साम्राज्य खड़ा किया गया, उन कंपनियों का जिक्र इस डायरी में है। तो अतीक अहमद के ससुराल से बरामद हुई अहम डायरी में दर्ज काले चिट्ठे से कई अहम राज सामने आए हैं। देखिए इंडिया न्यूज ब्यूरो चीफ राघवेंद्र पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट। प्रयागराज पुलिस की छापेमारी में एक महत्वपूर्ण डायरी बरामद हुई है। यह महत्वपूर्ण डायरी अतीक अहमद के ससुर के घर से बरामद हुई है। उस डायरी में बहुत सनसनीखेज डिटेल्स हाथ लगे हैं पुलिस के। कहा जा रहा है कि उसमें 5 राज्यों में अतीक अहमद का जो कारोबार है, चाहे वो रियल एस्टेट से संबंधित हो और चाहे अन्य बिजनेस से संबंधित हो, पूरा उसमें डिटेल लिखा गया है। साथ ही पुलिस को उस डायरी से अतीक अहमद के जो सहयोगी हैं, जो उसके पार्टनर्स हैं या उसके लिए जो काम करते हैं, ऐसे लोगों की बड़ी डिटेल सामने आई है। कहीं न कहीं पुलिस इस डायरी के बाद जांच में जुट गई है और इस डायरी के माध्यम से अतीक अहमद के काले साम्राज्य का पता लगाएगी और साथ ही जो अतीक अहमद के लिए काम करते हैं उसको भी पता लगाएगी। कैमरामैन अरशद के साथ राघवेंद्र पांडे, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। तो देखिए अतीक के काले कारनामों का कच्चा चिट्टा कैसे उजागर हुआ है। चूंकि डॉन की डायरी ने कई राज उगल दिए हैं, कई करीबियों और मददगारों के पते और नंबर इस डायरी में मौजूद बताए जा रहे हैं। 5 राज्यों में फैले हजारों करोड़ के कारोबार का जिक्र इस डायरी में किया गया है। यूपी समेत 5 राज्यों में फैले काले कारोबार का जिक्र इस डायरी में किया गया है। कौन कौन से राज्य जहां पर काला कारोबार फैला हुआ है, दिल्ली से लेकर मुंबई तक और मध्य प्रदेश में जो बेनामी संपत्ति हैं, उन तमाम संपत्तियों का जिक्र किया गया है। राजस्थान से लेकर गुजरात तक कई बेनामी संपत्तियों का जिक्र इस डायरी में मिलता है। साथ ही रियल एस्टेट से लेकर होटल तक के कारोबार का जिक्र इस डायरी में है। यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण डायरी डॉन की और अब ये पुलिस के हाथ लग गई है। डायरी में कई फर्जी और शैल कंपनियों के नाम का खुलासा भी हुआ है। डायरी में शैल कंपनियों से करोड़ों के लेन देन का जिक्र भी है। तो ये आप समझिए कि किस तरह से ये राज जो खुले हैं अतीक की इस डायरी से। एलिना सिटी फेज 1, फेज 2, ग्राम बक्सी के में आवास योजना का जिक्र भी किया गया है। एलिना सिटी के अलावा सैदपुर करेहदा में सैदपुर आवास योजना, करेली के लखनपुर आवास योजना का जिक्र भी इस डायरी में किया गया है। दामपुर में अहमद सिटी, सैदपुर बक्सी में आजाद सिटी का जिक्र इस डायरी में किया गया है। रावतपुर में साई विहार योजना, सैदपुर में सैदपुर ग्राम योजना का जिक्र इस डायरी में किया गया है।
और इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह, प्रयागराज से राघवेंद्र पांडे जुड़ गए हैं। उनसे हम अधिक जानकारी कलेक्ट करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर क्या अपडेट अभी इस पूरी डायरी को लेकर, इस पूरे मामले पर है। हमारे साथ इनकम टैक्स एक्सपर्ट भरत राय चंदानी भी मौजूद हैं। भरत राय जी, आपका स्वागत है सर। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले अभिषेक अपडेट करिए, ताजा अपडेट अभी क्या इस डायरी के मिलने के बाद। अभिषेक। मोहम्मद हारून जो कांस्टेबल थे यूपी पुलिस में और उसके बाद सब इंस्पेक्टर होकर रिटायर हुए, उनका भी अब अता पता नहीं लग पा रहा है। मरियाडी इलाके में प्रयागराज के वो रहते थे, जहां से डायरी तलाशी के दौरान मिली है, जैसा कि हमारे राघवेंद्र भी बता रहे थे, और लगातार वो वहां पर बने हुए हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि वहां से जो डायरी मिली है उसमें उन प्रॉपर्टीज के डिटेल हैं, चाहे वो असद सिटी हो, अराया सिटी हो, और कई सारे नाम है रिश्तेदारों के जिनके नाम पर बाकायदा बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। जिस प्रोजेक्ट की बात की जा रही है वो प्रोजेक्ट है, यानी 700 एकड़ से भी ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट प्रयागराज का, जहां प्रयागराज अपना एक शहर, प्रयागराज में अतीक अहमद अपना एक शहर बनाने जा रहा था, एक छोटा सा वो शहर, एक इलाका जहां पर बीचों बीच वो रहता और आसपास उन लोगों को बसाता जो उसके लिए मरने मारने को तैयार होते। लिहाजा वो सपना 2018 में खत्म कर दिया गया। सरकार ने अनाधिकृत तौर पर जो जमीन थी जहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसे रोक दिया। इसी तरह के और भी दस्तावेज हैं और भी खंगालने पर बहुत सारी जानकारियां भी सूत्रों के हवाले से पता चलेंगी कि कैसे कैसे उस डायरी में जिक्र है प्रॉपर्टी का। ये जानकारी मिल रही है कि ये डायरी शाइस्ता परवीन की हो सकती है, ये डायरी अतीक अहमद की हो सकती है, ये डायरी और ऐसे किसी शख्स की परिवार में हो सकती है जो ना सिर्फ राजदार था बल्कि फाइनेंशियल चीजों को हैंडल भी करता रहा होगा अतीक अहमद के। लिहाजा इस डायरी से मिली हुई जानकारियां, इस डायरी से मिले हुए रियल एस्टेट के बिजनेस, इस डायरी में कई सारे अकाउंट नंबर्स हैं, उनकी जांच की जा रही है। कितने खाते में पैसे हैं, कितने ट्रांजैक्शन इस बीच किए गए, कितने लंबे से नहीं किए गए, इन सारी चीजों की जांच ना सिर्फ अब प्रयागराज पुलिस, एसटीएफ बल्कि ईडी भी कर सकती है। चलिए राघवेंद्र पांडे के हम पास चलेंगे, चूंकि उनके पास और भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रयागराज में इस वक्त राघवेंद्र अपडेट करिए। जो एक से एक तार मिल रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप से जो अतीक के जो परिवार के लोग हैं, नजदीकी लोग हैं, जो उसके साथ कारोबार भी करते हैं या अपराध भी करते हैं, ऐसे सारे लोगों की सूची बनाकर पुलिस एकदम तैयारी करके उनके घरों पे छापेमारी कर रही है। जैसा कि आज अतीक अहमद के ससुराल में छापेमारी हुई, महत्वपूर्ण डायरी हाथ लगी। साथ ही शाइस्ता के जो करीबी हैं, जो शाइस्ता को जो पनाह दे रहे हैं, ऐसे लोगों पे भी छापेमारी उनके घरों पर हो रही। साथ ही मैं आपको एक बात बताऊं, अतीक अहमद ने 17 लोगों के नाम की एक सूची जारी की थी। पहला नाम था संजीव अग्रवाल, जो इस प्रयागराज का जो बड़ा रियल एस्टेट का मालिक है, एक बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन उस विनायक कॉम्प्लेक्स नाम के जो उसका तमाम जो माल है या उसके जो इधर बाजार हैं, वहां पर भी एक भी मकान को या मॉल को भी सील नहीं किया गया। साथ ही अतीक अहमद कम से कम दर्जनों लग्जरी गाड़ियों से चलता था, 2-2, 3-3, 4-4 करोड़, 5-5 करोड़ की गाड़ियों से चलता था। अभी उन गाड़ियों को भी जब्त नहीं किया गया है। साथ ही जब अतीक अहमद का काफिला चलता था तो कई बंदूकें साथ में होती थी, यहाँ तक अवैध बंदूकें भी होती थी। इस पूरे मामले में अभी पुलिस के हाथ में ऐसे लोग नहीं लगे हैं या वो बंदूकें भी नहीं लगी हैं जो उसके काफिले में चलती हैं, और इतनी लग्जरी गाड़ियां, एक भी गाड़ियां अभी ढंग से प्रयागराज से बरामद नहीं हुई हैं, या जिन लोगों का नाम वो दिया है जो रियल एस्टेट के कारोबार में जहां पर वो पैसा लगाया था, अभी उन घरों को भी सील नहीं किया गया। साथ ही होटल के कारोबार में, जैसा आपने कहा, एक मिलन होटल है प्रयागराज में, 2 बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध होटल है, उसमें भी इसका हवाला का पैसा लगा है। मिलन होटल को भी सील नहीं किया गया। तो कहीं न कहीं पुलिस धीरे धीरे पुख्ता सबूतों के साथ जांच परख के आगे आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में ये सारे लोग टारगेट पर होंगे, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो जांच एजेंसी हो, चाहे खुद पुलिस के राडार पे हो। तो ये कार्रवाई धीरे धीरे आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है राघवेंद्र, आप बने रहिए, आप दोनों के पास मैं लौटूंगा, अभिषेक और राघवेंद्र। हम भरत राय जी के पास इस वक्त चलते हैं। भरत राय जी, कैसे सर इस डायरी को आप देख रहे हैं? चूंकि इस डायरी में हर एक वो चीज लिखी हुई है जो अतीक से जुड़ी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि रियल एस्टेट से लेकर होटल तक जो कारोबार अतीक का फैला हुआ है, कहां कहां पर है। इसमें फर्जी शैल कंपनियों का जिक्र भी किया गया है, इसमें करोड़ों के लेन देन का जिक्र किया गया है। तो क्या इससे एक बड़ी मदद पुलिस को अब मिलने जा रही है? अतीक की जो बेनामी संपत्तियां हैं, जो काला कारोबार है, उनको उजागर अब पुलिस बेहतर तरीके से कर पाएगी? भरत जी। जी देखिए, मेरे हिसाब से ये जो डायरिया मिली है
और जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बाद ये डायरियां अल्टीमेटली जो कोर्ट में प्रूव होंगी जी। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। जो बेनामी प्रॉपर्टीज है, बेनामी ट्रांजैक्शंस हैं, उनको प्रोविजनली अटैच करने के लिए ये, लेकिन मेरे हिसाब से इन्वेस्टिगेशन का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। इससे इन्वेस्टिगेशन को बहुत मदद मिलेगी, लेकिन अल्टीमेटली ये अगर कोर्ट में प्रूव करना होगा कि ये एक्चुअली बेनामी ट्रांजैक्शंस हैं। जी, तो क्या इस डायरी की मदद से ये प्रूफ होने में पुलिस को सफलता मिल पाएगी? सर, ये डायरी आप कितनी महत्वपूर्ण मान रहे हैं? क्योंकि अभी तक ये पता लगाने की कोशिश लगातार पुलिस की थी कि आखिर कहां पर कारोबार फैला हुआ है, लेकिन इस डायरी में तो हर एक एंट्री है, इसमें सब कुछ है कि आखिर कहां कारोबार है, कौन कौन लोग अतीक से जुड़े हुए हैं। जी, ये डायरी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए और पुलिस के लिए, ये साबित करने के लिए कि ये सारा जो एलिगेशन है, जो पुलिस का केस है वो सही है, जो प्रोसिक्यूशन का केस है वो सही है। ये बहुत ही एक अहम एविडेंस होगा पुलिस के लिए। ठीक है राघवेंद्र पांडे, ये बहुत ज्यादा मददगार डायरी बन सकती है। आप थोड़ा और विस्तार से इसमें बताइए कि क्या क्या जिक्र है, क्योंकि लाल डायरी इसको बताया जा रहा है, लेकिन इसमें पूरा काला कारोबार है अतीक अहमद का। वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। कहते हैं कि लाल डायरी में खजानों का राज होता है और जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होती है उसी डायरी में होती है, चाहे वो सीक्रेट डिटेल्स हो या उसका पता हो। तो कहीं न कहीं जो ये डायरी बरामद हुई है वो भी ससुराल तो वैसे भी लोगों का बहुत महत्वपूर्ण जगह होता है, बहुत विश्वसनीय जगह होता है। जब कहीं आपको भरोसा न हो तो आप ससुराल पे भरोसा कर लीजिए, ऐसा कहा जाता है। तो ससुराल में वो जो डायरी रखी है उसकी, वहां पर जो वो डायरी बरामद हुई उसमें सारे लोगों का डिटेल है कि कौन कहाँ रहता है, कौन कहाँ पर कितना पैसा लगा है, कौन किस धंधे में पैसा लगाया है और कितना अतीक ने कहाँ पर हवाला का पैसा व्हाइट से मतलब ब्लैक से व्हाइट किया है। तो ऐसे डिटेल पर जब पुलिस पे डायरी बरामद हुई तो पुलिस कार्रवाई पर भी लगी है। ये जो डायरी है इसकी एक रिपोर्ट ईडी को भी जाएगी। ईडी भी अपनी एक प्लानिंग करेगी, देखेगी कि आखिर ये पूरा मामला कितने का है, कहाँ है। तो ईडी की अलग एक कार्रवाई हो रही है, एसआईटी की अलग कार्रवाई हो रही है, पुलिस अलग छापेमारी कर रही है। तो कुल मिलाकर अतीक के साम्राज्य पर, हालांकि जो हजारों करोड़ का जो पूरा साम्राज्य इसने तैयार किया था, गुनाहों की दुनिया पर, अपराध की दुनिया में इसने जो अपने नाम कमाने के लिए जो एक साम्राज्य तैयार किया था, उस पर पूरी तरह से सरकार की निगाहें हैं। चाहे वो केंद्रीय एजेंसी हो, चाहे वो राज्य की एजेंसी हो, हर तरह की जो एजेंसियां हैं जो इस पूरे काले कारोबार की जो छानबीन कर रही हैं, सबकी निगाहें इस पर है। तो आने वाले समय में आपको दिखेगा कि ये जो पूरा इसका एक जो अवैध ढंग से जो बनाया गया पूरा एक किला है, वह आपको हालांकि आधा तो ध्वस्त हो ही गया है और भी पूरी तरह से ध्वस्त होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है अभिषेक, लेकिन ये डायरी किस किस के पास रही, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये ससुराल में मिली है अतीक के, लेकिन किस किस के पास से होकर ये डायरी वहां तक पहुंची है? अतीक के जेल जाने के बाद क्या शाइस्ता के पास ये डायरी थी, क्या असद के पास ये डायरी थी, या फिर कौन कौन ऐसे विश्वसनीय लोग अतीक के रहे जिन के पास ये डायरी रही? बिल्कुल सीधा जो कहा जाए कनेक्शन अगर कहा जाए तो शाइस्ता से ज्यादा अच्छे से जोड़ा जा रहा है इस डायरी को, क्योंकि शाइस्ता लंबे समय से ना सिर्फ गैंग को संभाल रही थी, अतीक अहमद लंबे समय से जेल में था, अशरफ जेल में था। शाइस्ता पर ना सिर्फ फाइनेंशियल चीजों की जिम्मेवारी, अतीक अहमद के लैंड बैंक, सिग्नेचरी अथॉरिटी भी शाइस्ता परवीन ही थी। अतीक अहमद के जेल में जाने के बाद बाकायदा उसी के सिग्नेचर से सारा जो बिजनेस है अतीक का वो चलता था, जो भी 2 नंबर का यानी कहा जाए जो काला कारोबार है वो चलता था। शाइस्ता के ही कहने पर पैसे का ट्रांजैक्शन किया जाता था, शाइस्ता के ही अकाउंट से पैसे ट्रांजैक्शन किए जाते थे। लिहाजा डायरी के जो बरामद की गई जगह है, यानी शाइस्ता के पिता का घर मोहम्मद हारून के घर से, और जो बातें उसमें लिखी गई, इस बात से ये बिल्कुल एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन की डायरी हो सकती है, शाइस्ता परवीन का लेखा जोखा हो सकता है इसमें। शाइस्ता परवीन ने वो लेखा जोखा लिखा है इसमें जो शायद उसे अमूमन याद न रहता हो, या फिर एक तरह का एविडेंस जिससे वो पैसे वसूलने हैं। उसमें पैसे वसूलने किससे ये भी लिखा हुआ है, कितने पैसे किसको दिए गए ये भी लिखा हुआ है। कई सारी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, बैंक अकाउंट नंबर लिखे हुए हैं, कहाँ कहाँ पर काम चल रहा था, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। तो ये एक बड़ा एविडेंस के रूप में काम तब करेगा जब हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स
या फिर शाइस्ता की लिखी हुई कोई ऐसी चीज जो उससे मिलान की जाए, उस पर ये बात आएगी, तब ये एविडेंशियल प्रूफ की तरह हो सकता है, कोर्ट में भी काम आए, एज एन एविडेंस जी। कोर्ट में सबमिट किया जाए, एज एन एविडेंस इन्फोर्समेंट डायरेक्टर इनकम टैक्स को दिया जाए, वो भी इस पर जांच पड़ताल करें और आगे कई सारे सबूत इसी के मिलान से, यानी इसकी बताई हुई तस्दीक के हिसाब से या इसकी बताई हुई जगहों के हिसाब से या डायरी में लिखे हुए जो एविडेंसेस हैं उनका और वाकई जो एक्चुअल एविडेंसेस हैं, यानी वो बैंक अकाउंट नंबर से उतने पैसे मिले, बैंक अकाउंट जो बोगस नंबर है वहां इतना ट्रांजैक्शन हुआ हो, जो सिटी जो बताया जा रहा है जो बेनामी संपत्तियां हैं उनके जो कागज खंगाले जाए, यानी 60 साल जो कागज होते हैं, खसरा खतौनी, ये सारी चीजें, उसमें कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी हो शाइस्ता परवीन और अतीक अहमद या उनके रिश्तेदारों की, तो ये एक तरह का एविडेंस बिल्कुल होगा जिसे कोर्ट में भी पेश किया जा सकेगा। बिल्कुल राघवेंद्र, ये एविडेंस तो बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन राघवेंद्र ये भी सच है क्या कि रियल एस्टेट के कारोबार के जरिए एक बड़ी प्लानिंग अतीक की अलग चल रही थी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यही प्रयागराज में 700 एकड़ जमीन, 700 बीघे जमीन उसने बनाई थी और ये सारी जमीनें कोई किस्त पे तैयार नहीं किया था। जिस जमीन पे निगाह डालता था उस जमीन को लेने की कोशिश करता था जबरदस्ती। और सुनने में तो ये आया कि वो पूरी तरह से एक मुस्लिमिस्तान बनाना चाहता था, वो अपना एक लोकसभा बनाना चाहता था, अपने एक वोटर तैयार कर रहा था कि जहां पे आने वाले समय में वो मरते दम तक राज करे। इस तरह की उसकी प्लानिंग थी। अब उसके जो कार्यालय है तकियाग, उसके सामने एक बड़ा सा कब्रिस्तान है, वो उसी का कब्रिस्तान है। अली का वहां पर पूरी तरह से उस कब्रिस्तान में पूरा होल्ड था। अगल बगल के लोगों से मैंने बात किया तो उसने कहा नहीं, यहाँ की जो पूरी जो इसकी कमांड है वो अली का हाथ में। हालांकि अली इसमें प्रयागराज के नैनी जेल में बंद है। अली अतीक अहमद का एक बेटा है, कहा जाता है कि बहुत ही शातिर है, ये बहुत ही चालाक है। हालांकि वो अभी फिलहाल जेल में है और अभी उसके ऊपर FIR भी हुई है, मोहम्मद मुस्लिम ने कराई है। तो कहीं न कहीं जो इसका एक कारोबार था, पूरा परिवार उसमें संलिप्त था। जैसा कि देखिए पत्नी जो शाइस्ता परवीन है उसको लेडी डॉन कहा जा रहा है। 6 वर्ष से अतीक अहमद जेल के अंदर है, अशरफ जेल के अंदर है, फिर भी उमेश पाल की हत्या की जो प्लानिंग है वो शाइस्ता परवीन के नेतृत्व में होती है और सफल प्लानिंग होती है। उसने मरवा दिया उमेश पाल को। उमेश पाल ही नहीं, उसके 2 गनर को भी मरवा दिया और खुलेआम प्रयागराज में मरवाया। और उस वक्त उसने गोलीकांड कराई जिस वक्त उत्तर प्रदेश की विधानसभा बजट सत्र चल रहा हो और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में हो, विपक्ष के नेता विधानसभा में हो, और इस तरह से ताबड़तोड़ गोलियों से एक बार प्रयागराज गूंज उठा। तो प्रयागराज में लगातार चाहे वो विधायक हो चाहे वो आम नागरिक हो, उनकी हत्याएं होती आ रही हैं। ये वही प्रयागराज है जहां पर 3 वर्किंग जो विधायक हैं, मतलब एक्टिव विधायक यहाँ पर निवर्तमान जो विधायक हैं वो मारे जा चुके हैं यहाँ पर। तो ये प्रयागराज जो ज्ञान का कुंज है वो धीरे धीरे किशोर बदलता जा रहा है, यह भी देखने वाली बात है। ठीक है भरत राय जी, ये संभव आप कैसे मान रहे हैं इतना सब कुछ? क्योंकि राजनीतिक संरक्षण की बात लगातार सामने आई कि राजनीतिक संरक्षण के चलते अतीक इतना बड़ा बन गया और इतना सारा धन उसने, इतनी सारी संपत्ति कब्जा कर करके जुटा ली है। लेकिन कैसे ऐसे लोग बच पाते हैं जो टेक्निकलिटीज हैं कानून की, या फिर जिस तरीके से संपत्तियों को इकट्ठा करना, कब्जा करना और इनका पता ना चलने देना, तो ये सब कुछ संभव कैसे हो पाया? आप इसको कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, संभव है या नहीं है ये तो एविडेंस गैदरिंग के बाद पता चलेगा। लेकिन इतना कह सकते हैं कि ये जो डायरी मिली है और इसमें जो डिटेल्स मिले हैं और इसमें जो प्रॉपर्टीज का लिखा हुआ है, बैंक अकाउंट्स का लिखा हुआ है, एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है फॉर द पुलिस के लिए, जो ईडी को भी दिया जा सकता है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी दिया जा सकता है, जिसके बेसिस पर ये जो बेनामी प्रॉपर्टीज हैं, बेनामी ट्रांजैक्शंस हैं, ये सारे अटैच किए जा सकते हैं, प्रोविजनली अटैच किए जा सकते हैं, फाइनली अटैच किए जा सकते हैं। लेकिन जहां तक ये कहना कि ये संभव है, मेरे हिसाब से संभव है। तो इस पर सर कार्रवाई आगे किस तरह से ईडी की या फिर इनकम टैक्स की अब रहेगी? इसका प्रोसीजर क्या पूरा है? मैं चाहूंगा दर्शकों के लिए आप थोड़ा इसको बताएं। देखिए, जहां तक इनकम टैक्स का सवाल है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस प्राइमा फेसी एविडेंस के बेसिस पे जो प्रॉपर्टीज हैं, बेनामी प्रॉपर्टीज हैं, डिपार्टमेंट के हिसाब से उनको अटैच किया जा सकता है। वो सारे बेनामी प्रॉपर्टी अटैच किए जा सकते हैं। जितने बैंक अकाउंट के डिटेल्स मिले हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। जिन जिन लोगों का नाम आगे आ रहा है उन सबको समन करके उनका एविडेंस गैदर किया जा सकता है, जहां तक ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात की जाए तो।
तो ये सारा जो एविडेंस मिला है, ये प्रोसिक्यूशन का केस बनाने के लिए, इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है अभिषेक, ये जो डायरी मिली है इसमें यूपी समेत कितने राज्यों का जिक्र है, इसके बारे में कोई इनपुट मिल पाया क्या? मिल रही है कि फिलहाल प्रयागराज और उसके आसपास के जो जिले हैं वहां पर प्रॉपर्टी किसके नाम पर थी, इसको बहुत कौन कौन से प्रोजेक्ट थे इसके बारे में साफ लिखा हुआ है। बाकायदा प्रयागराज के आउटर इलाके में 750 बीघा से भी ज्यादा जमीन पर एक शहर बसाने की प्लानिंग थी अतीक अहमद की, और उसको बाकायदा नाम दिया गया था। ऐसे ही अतीक प्लानिंग, असद रियल स्टेट्स करके कई सारी ऐसी छोटी छोटी कंपनियां खोली गई थी रियल स्टेट्स की, जिससे वो जो ब्लैक मनी है वो व्हाइट में कन्वर्ट हो, नॉर्मल लोगों को जमीनें बेची जाए, नॉर्मल लोगों से जमीनें खरीदी जाए, और वो जो 2 नंबर का पैसा है वो किसी तरह कन्वर्ट हो जाए 1 नंबर में। क्योंकि वो टैक्सेबल लोग हैं, वो छोटी छोटी जगह खरीदेंगे, 1000 स्क्वायर फीट 800 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स, उन प्लॉट्स के जरिए कहीं ना कहीं अतीक अहमद का जो काला धन है वो सफेद में कन्वर्ट हो रहा था। ये बहुत आसान तरीका था, उसके लिए वो कई सारे बिल्डर्स को अप्रोच करता था, कई सारे प्रॉपर्टी डीलर्स को अप्रोच करता था, उनको ऑफर देता था कि मैं तुम्हें 15% दूंगा। शुद्ध बिजनेसमैन के रूप में काम करना जान गया था अतीक अहमद। शायद यही वजह है कि जो लैंड बैंक है ये उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि कई स्टेट्स में निकल कर सामने आ रहा है, और ये डायरी एविडेंशियल प्रूफ होगा। अभी इसके कई सारे पन्ने पलटे जाएंगे, अभी शुरुआती पन्नों में इतनी जानकारी है, कई पन्ने पलटे जाएंगे। हो सकता है स्टेट के बाहर भी, जैसे मध्य प्रदेश नाम लिया जा रहा है, जैसे नाम लिया जा रहा है हरियाणा में रियल स्टेट कंपनी होने का, गुरुग्राम में कंपनी होने का, इसके एविडेंस ईडी को मिले हैं। हो सकता है वो सारी जानकारियां भी इस डायरी में हो। चलिए राघवेंद्र, अब क्या हम ये माने कि इस डायरी के सामने आने के बाद कुछ और सफेदपोश भी उजागर हो सकते हैं? निश्चित तौर से। वैसे भी 2 विधायकों का नाम यहाँ पर आ रहा है। कई सारे ऐसे यहाँ पर बिजनेसमैन हैं जिनका पैसा अतीक अहमद के साथ रियल एस्टेट में लगा है। साथ ही मैं एक बात और आपको बता दूं, प्रयागराज में जितने भी बौद्धिक लोग हैं, बड़े लोग हैं या बड़े अधिकारी रहे हैं जो रिटायर हो चुके हैं, या वैसे भी जो समृद्ध लोग हैं, वो अतीक के खिलाफ बहुत कम बोलते हैं। अतीक के खिलाफ वही बोलता है जो पीड़ित है। तो ऐसे लोग, अगर अतीक गड़बड़ है और डान रहा है, माफिया रहा है, आतंकी रहा है, जिसका नेटवर्क पाकिस्तान तक रहा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक तबका, बड़ा वाला तबका क्यों नहीं बोलता है? तो कहीं न कहीं अतीक के साथ जो ऐसे लोग हैं जो बिजनेस किए हैं, हवाला के कारोबार में काम किए हैं, नंबर 2 का पैसा बनाए हैं, अतीक के रसूख पर कब्जा करके आगे बढ़े हैं, ऐसे सारे लोगों पे आने वाले समय में कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया आपका राघवेंद्र पांडे जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। अभिषेक सिंह आपका बहुत शुक्रिया, और साथ ही भरत राय जी आप जुड़े हमारे साथ। आपने अपने बताया कि आखिर कैसे अब इनकम टैक्स की कार्रवाई या फिर ईडी की कार्रवाई उन बेनामी संपत्तियों पर हो सकती है जो कि इस डायरी के बाद खुलासे में सामने आए हैं। फिलहाल अभी के लिए हमारी इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।